हमने आज का जो वीडियो बनाया है पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट की तरफ से, ये वीडियो को हमने डाला है। पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट डिंडोली का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो एमकॉम तक 11-12 टोटली फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेके एमकॉम तक का सिलेबस प्रोवाइड करता है। क्लासेस अवेलेबल है हमारे पास, ये डिंडोली में अवेलेबल है। तो डिंडोली में आप हमसे ऑनलाइन भी कनेक्ट हो सकते हो, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में ऑडिट सेम 6 में जो एमसीक्यू बेस्ड, जैसे आपको पता है कि वीएनएस जियो ने अभी नई सिस्टम अपनाई है, तो नई सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे जो टेस्ट है अब वो ऑनलाइन होगी और वो मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू बेस्ड ही हो सकती है। तो ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट के लिए हमने अलग से एक चैप्टर के अकॉर्डिंग एमसीक्यू बेस्ड वीडियो बनाया है। इसमें हमने बहुत सारी चीजें कंसिडर करने की ट्राई की है जो चैप्टर नंबर 1 के लिए बनी है अभी तक, ऑडिट के कंपनी ऑडिटर। इसके बाद आने वाले टाइम में अकाउंट्स के बारे में भी, आने वाले टाइम में अकाउंट्स में के बारे में भी बनेगी। और एमलो के वीडियोस तो हमारे नहीं होंगे, अकाउंट और ऑडिट के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। मोस्टली अवेलेबल रहा तो अदर सब्जेक्ट्स भी हम अवेल करवाएंगे हमारे चैनल के ऊपर। ओके, तो स्टार्ट कर दे वीडियो। जो आपके एमसीक्यू बेस्ड फर्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर दें। और एमसीक्यू बेस्ड फर्स्ट चैप्टर में देखो, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काइंड ऑफ ऑडिट, मतलब इनमें से कौन सी ऑडिट नहीं है। लेकिन आपको पता है कि स्टैट्यूटरी, प्राइवेट, सभी एक ऑडिट के टाइप से। ध्यान रखना, हम बहुत भावुक हो जाते हैं जब क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरे साथ भी होता है, मे बी हम भी भावुक हो जाते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली नोट को पढ़ना भूल जाते हैं। डायरेक्टली हम कंसिडर कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काइंड ऑफ ऑडिट। नोट को ध्यान से देखना भाई बंधु थोड़ा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? स्टैट्यूटरी भी एक ऑडिट होती है, प्राइवेट भी एक ऑडिट होती है, गवर्नमेंट की भी एक ऑडिट होती है, कंटिन्यूअस भी ऑडिट होती है और इंटरिम ऑडिट भी होती है। ये अलग अलग टाइम आने पे करवाई जाती है। तो यहाँ पे किस तरीके यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सी एक ऑडिट है जो ऑडिट नहीं है। तो यहाँ पे तो सभी की सभी ऑडिट है, तो भाई एक भी ऑप्शन है, राइट आंसर होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? दिस काइंड ऑफ ऑडिट इज कंडक्ट जनरली बिटवीन द 2 एनुअल ऑडिट्स, मतलब 2 एनुअल ऑडिट्स के बीच में करवाई जाती है। तो 2 एनुअल ऑडिट्स के बीच में आपको पता है इंटरिम ऑडिट करवाई जाती है। जैसे डिविडेंड अगर आपको बीच में डिक्लेयर करना हो, अगर आपके शेयर्स पे डिविडेंड या बोनस डिक्लेयर करना हो तो इंटरिम ऑडिट करवाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर है इंटरिम ऑडिट। आगे चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि वाउच रिलेटेड टू, तो वाउचर किसके रिगार्डिंग करवाया जाता है, वाउचर किसके ऊपर डिपेंडेंट करवाया जाता है। तो ये चीज आपको पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वाउचर्स किसके रिलेटेड करवाया जाता है? तो वाउच इज रिलेटेड टू, तो वाउचर किसके रिलेट करता है? वाउच इज रिलेट टू, वाउचर किस चीज का होता है? तो वाउचर कैश रिसिप्ट का भी वाउचिंग हो सकती है, कैश पेमेंट्स की भी वाउचिंग हो सकती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन की भी वाउचिंग हो सकती है। मतलब इन सब की हम लोग वाउच कर सकते हैं, इनको वेरीफाइड किया जा सकता है। तो ये आंसर आपका राइट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 4। ऑडिटिंग बीइंग वर एंड्स, मतलब ऑडिटिंग क्या बोला? ऑडिटिंग बीइंग वर मतलब ऑडिटिंग स्टार्ट कब होगा, किसके एंड वाले पे ऑडिट स्टार्ट होगा। तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम लोग बुक कीपिंग करते हैं, सबसे पहले बुक कीपिंग होता है। बुक कीपिंग के बाद हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट्स के बाद ऑडिट का वर्क हम लोग कंडक्ट करते हैं। ऑडिट करने के बाद हम क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन अगर करवाना हो तो इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। तो हमारा जो क्या बोला कि ऑडिटिंग कब स्टार्ट होगा, तो कौन सा स्टेप कंप्लीट होने के बाद? अकाउंटेंसी का। तो यहाँ पर अकाउंटिंग का कौन सा स्टेप दिया है? तो एमसीक्यू नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो थोड़ा सा फोकस करना है इन चीजों के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। इनके ऊपर आप फोकस करना तो आपको पता चलेगा कि राइट आंसर क्या होगा। और क्लियरली भाइयों और बहनों, मैं आपको बता दूं कि आपको खाली ध्यान से फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है उस चीज का कि ये जो आपके क्वेश्चंस है वो ट्विस्टेड हो सकते हैं, क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम है। और रहम करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो कोई किसी को भी पता नहीं है कि रहम करेंगे कि नहीं करेगी यूनिवर्सिटी, बस। लेकिन आपको आपकी जो आपने जो मेहनत की उसके ऊपर अड़े उसी तरीके की मेहनत करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी गाइडेंस के लिए हम आपके साथ अवेलेबल है।
आप जब चाहो आप हमारी हेल्प ले सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिए हुए हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, इन द केस ऑफ द कंपनी इन विच नोट लेस देन पूछा है कि कितने से लेस देन परसेंटेज ऑफ द सब्सक्राइब्ड शेयर capital is held, whether singly or in a combination by the certain special institutions and bodies. Appointment or reappointment of auditors shall be made in each annual general meeting special resolution. तो यहाँ पे एक बात की है, सब्सक्राइब शेयर की बात की, एक ही वर्ड यहाँ पे ध्यान से देखना, सब्सक्राइब शेयर। तो इन्होंने क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि भाई हम लोग कितने, हमारे कितने परसेंट शेयर जो है जो सब्सक्राइब्ड हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कितने परसेंट शेयर जो है हमारे सब्सक्राइब हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि हम एक ऑडिटर को अपॉइंट या रीअपॉइंट करेंगे। तो ये इसका क्लियरिफिकेशन क्लियर से आपकी बुक्स में, जो भी आपकी रेफरेंस बुक्स आप यूज करते हो, काला बीएसआई या फिर पॉपुलर, तो उसमें बहुत कम जगह पे दिया है, लेकिन ये याद रखना है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। 25% अगर आपकी कंपनी ने, जैसे सपोज करो शेयर इश्यू किए, तो अब शेयर इश्यू करते ही आपकी कंपनी क्या बन जाएगी, जॉइंट स्टॉक कंपनी बन जाएगी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी शेयर इश्यू करते ही तो बन तो गई जॉइंट स्टॉक कंपनी, लेकिन अब जॉइंट स्टॉक कंपनी मिनिमम जितने शेयर इश्यू किए उसके 25% सब्सक्राइबर्स नहीं मिले, तब तक आप कोई भी ऑडिटर अपॉइंट कर सकते नहीं हो। तो कंपलसरी 25% शेयर क्या होने चाहिए, सब्सक्राइब्ड होने चाहिए कंपलसरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज क्वालिफाइड टू बी कंपनी ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर के इनमें से कौन सा पर्सन क्वालिफाइड है, कौन सा पर्सन इन सब में से क्वालिफाइड है। तो भाई वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ये तो आपने क्वालिफिकेशन पढ़ा, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी से नहीं होना चाहिए, और वो पर्सन कोई भी तरीके से हमारे इन डेप्थ में होना चाहिए नहीं। इन शॉर्ट की वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये वाला क्वेश्चन राइट। अब यहाँ पे आपको चार्टर्ड अकाउंट भी दे सकते हैं खाली, तो वो भी आंसर राइट होगा। और आपको प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट मतलब जो आर्टिकल, जो सीए की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं अपने इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद, तो वो भी ऑडिटिंग के लिए ऑडिटिंग कर सकते हैं, करवा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज की ट्रेनिंग में आर्टिकल्स ऑडिटिंग के लिए जाते हैं। तो ये ट्विस्टेड क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं इसे। When the auditor is employee of the organization being audited, the audit is classified as, मतलब एक जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, वो सीए क्या है कि कंपनी में एम्प्लॉय के तरीके से अगर वो कोई ऑडिट करता है तो किस तरीके की ऑडिट मानी जाएगी। तो अब हमेशा याद रखना कि कंपनी का कोई भी, यहाँ पे देखो क्या पूछा आपको, वापस मैं रिपीट कर दूं इस चीज को, क्या बोला कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सीए है या फिर कोई प्रोफेशनल पर्सन है, वो आपकी कंपनी में ऑडिट करता है, एज अ बीइंग एन एम्प्लॉय अपॉइंटेड है, और वो आपकी कंपनी की ऑडिट करता है, तो किस तरीके की ऑडिट मानी जाएगी, तो इंटरनल ऑडिट बनी जाएगी। ये याद रखना, आगे भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे। तो जो एम्प्लॉय होगा आपकी कंपनी का, वो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय अगर ऑडिट करता है तो आपकी इंटरनल ऑडिट के तरीके से वो ऑडिट काउंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला कि कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी दिस टर्म बाय, मतलब यहाँ पे ऐसा बोला, जैसे सपोज करो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एज अ ऑडिटर किसी कंपनी में अपॉइंट किया गया था, अब उसको 2 साल के 2 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट कर लिया, लेकिन अब आप लोगों को पता है कि आज के जमाने में बंदे सही नहीं होते, ऐसा लगता है कि चलो निकाल दो भाई इसको, मजा नहीं आ रहा है इसके साथ। तो अब ऐसी सिचुएशन में उसको कौन निकाल सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको शेयर होल्डर से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब वो क्लीन या क्वालिफाइड रिपोर्ट बनाता है तब वो क्या करता है, किसको एड्रेस करता है, शेयर होल्डर्स को एड्रेस करता है, इसीलिए उसको खाली शेयर होल्डर्स ही निकाल सकते हैं। एक यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे एक्सपायरी होने के बाद कौन निकाल सकता है। सपोज करो कि 2 साल के लिए हमने कोई ऑडिटर को अपॉइंट किया था, 2 साल उसके पूरे हो गए, अब हमें उससे निकालना है, तो उसको कौन निकाल सकता है, तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी निकाल सकते हैं, उसमें शेयर होल्डर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन एक्सपायरी होने से पहले, मतलब उसका टर्म कंप्लीट होने से पहले निकालने के लिए शेयर होल्डर, तो राइट आंसर होगा शेयर होल्डर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट 2013 किसके साथ डील करता है। तो ये सेक्शंस में माय डियर कोई भी तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, कोई भी तरीके के हमारे पास ऐसा नहीं है कि आप इजीली याद कर सको, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा। तो देखो, पावर ऑफ द राइट ऑफ ऑडिटर, जो ऑडिटर की पावर और राइट्स है वो 143 के अकॉर्डिंग बताई जाती है। देखो मैंने जैसे कहा था इंटरनल ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन, तो इंटरनल ऑडिट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था। अब इंटरनल ऑडिट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ऑडिट मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो कि एक XYZ नाम की कंपनी है,
अब XYZ नाम की कंपनी, अब वो क्या करी, उसके एम्प्लॉयज मतलब उसके पास एक ऐसा बंदा है जो क्या कर सकता है, ऑडिट का वर्क अच्छे से कर सकता है। तो अब आप लोगों को पता है कि जब ऑडिटिंग होती है तो कंपनी को अपनी इमेज सीए के सामने बचानी होती है, तो मतलब कपड़े नहीं उतर जाए, सीधी सी बात है, इज्जत के फालूदे नहीं हो जाए, इसीलिए ऑडिट वो पहले से करवा देते हैं। तो उस चीज को इंटरनल ऑडिट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि उनके पास असेट्स की वैल्यू कैसी है, उनके पास बाकी सब जो मटेरियल्स अवेलेबल है वो कैसे है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करवा के सब देख लेती है। तो नॉर्मल सी बात है, अब इंटरनल ऑडिटर यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, तो यहाँ पे कोई भी बंदे को अपॉइंट किया जा सकता है। तो सीधी सिंपल कौन अपॉइंट कर सकता है, मैनेजमेंट उस बंदे को अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है डैश इज द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ बिजनेस कंसर्न और अ फैक्ट्री बाय विच द ड्यूटीज ऑफ वेरियस क्लर्क अरेंज। ये वर्ड ध्यान से देखना कि द ड्यूटीज ऑफ वेरियस क्लर्क अरेंज इन सच अ वे दैट द वर्क ऑफ वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक। जैसे आप लोगों को पता है कि स्कूल वगैरह में होता है, स्कूल का एग्जांपल आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा कि सपोज करो आप लोगों की अगर सप्लीमेंट्री अकाउंट का पेपर अगर चेक करना है, तो अकाउंट के पेपर में क्या होगा कि एक अकाउंट के टीचर ने चेक कर लिया, तो उसके बाद में कोई दूसरा टीचर क्या होगा, वो सारी आंसर शीट्स को चेक करेगा, क्रॉस चेक करेगा, रीचेकिंग करेगा कि जिससे कोई भी एक क्वेश्चन छूट नहीं गया हो। अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं गया हो, अदरवाइज क्या हो उसके साथ साथ कि सारी जो मेथड्स इंक्लूड कर ली गई हो। तो ऐसे किसमें होगा, तो आपको पता है कि एक दूसरे अगर चेक करे तो एक दूसरे के साथ मिलकर चेक करेंगे, तो इंटरनली चेक करेंगे, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, इंटरनल चेक होगा। तो ये छोटे छोटे चीजें इस चैप्टर में जो इंक्लूडेड है वो बहुत कंसिडर होगी। नेक्स्ट उसके बाद में एमसीक्यू नंबर 12, इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ। इंटरनल चेक किसका पार्ट है भाई, तो अरे भैया इंटरनल चेक जो है वो इंटरनल चेक किसका पार्ट होगा, इंटरनल जहां लिखे उसी का पार्ट होगा। तो इंटरनल चेक की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनल चेक की वजह से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनली कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे बंदे ऐसे मेरे बहादुर दोस्त बहनें समझ लो कुछ भी, आगे भी बहुत सारे लोग हैं टीवाई में मेरे भी, तो इंटरनल ऑडिट बहुत सारे लोग कर देते, तो वो गलत होगा, वो मत करके आना। इंटरनल इंटरनल वर्ड डाला जाता है, इसीलिए मैंने ऑप्शन में भी इंटरनल इंटरनल डाला। तो अकाउंटिंग में तो आप इतने हो ही धुरंधर की समझ जाओगे, लेकिन प्लीज मेरे पे मेहरबानी करके इंटरनल ऑडिट मत डालना, आप इंटरनल कंट्रोल डालना, राइट आंसर होगा इंटरनल कंट्रोल होगा। नेक्स्ट उसके बाद में क्या बोला है, सिविल लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर एम्प्लाइज। ये सॉरी ये जो दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, इस चैप्टर का नहीं है, फर्स्ट चैप्टर का, लेकिन फिर भी आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा मिसफिजेंस। ये होगा, निग्लिजेंस भी आता है इसमें, लेकिन निग्लिजेंस यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो मिसफिजेंस आएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 14 कि द ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड एट एनुअल जनरल मीटिंग, ही इज अपॉइंटेड बाय द। जैसे सपोज करो कि पहली एजीएम, सबसे पहले आपको पता है प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सबसे पहले बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। अगर वो निष्फल हो गए, अपॉइंट नहीं कर पाए, तो कब होगा, एजीएम में, विद द शेयर होल्डर्स, विद द हेल्प ऑफ शेयर होल्डर्स की हेल्प के थ्रू हम लोग एजीएम में उसको ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। लेकिन भाई साहब अब वो भी नहीं कर पाए। ठीक है, क्या बोला कि जनरल मीटिंग, क्या बोला कि इन इफ एन ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड एनुअल जनरल मीटिंग, अगर एनुअल जनरल मीटिंग पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साथ पांव मारेंगे, फिर एजीएम में शेयर होल्डर्स के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साथ मारेंगे, अब दोनों ही निष्फल हो गए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी भाई तुम्हारे बस का काम नहीं, ये मेरे बस का काम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आएगी और राइट आंसर भी क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा। तो ध्यान से इसको एक बार नोटिस कर लेना, चेक कर लेना। नेक्स्ट 50, द ऑडिट दैट इज मेड कंपल्सरी अंडर द स्टेच्यू ऑफ कॉल्ड, मतलब भाई कानून के अंतर्गत जो ऑडिट आ रही है, जो ऑडिट के अंतर्गत आ रही है, तो कानून के अंतर्गत जो ऑडिट आ रही है तो वो कौन सी ऑडिट होगी भाई, स्टेचुटरी ऑडिट ही होगी ना, कानून के अकॉर्डिंग तो वही ऑडिट आती। बस कंप्लीट। ऑडिट मींस, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, टीवाई का बच्चा बता देगा, बच्चा बच्चा नहीं बता पाएगा। तो क्या होगा भाई, ऑडिट मींस तो एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर्स। देखो ये तो सर, ये तो सेम 5 का क्वेश्चन है। अरे भाई साहब ये सेम 5 का क्वेश्चन हो भले, लेकिन आप पढ़ रहे ऑडिट को, तो ऑडिट की सब्जेक्ट की डेफिनेशन कभी भी पूछी जा सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फिफ्थ सेम आया तो फिफ्थ सेम में ही पूछेंगे। ठीक है, थोड़ा फोकस करना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इज, ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, ऑडिटर की ड्यूटी मतलब ऑडिट करो और घर पे जाओ भैया, क्या है। तो ऑडिटर की क्या है, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है इम्पोज टू कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी कानूनी कुछ ड्यूटीज होती है, हाँ होती है, मान लिया।
ड्यूटीज इम्पोज टू लीगल एंड कोर्ट डिसीजन, हाँ भाई वो भी होती है, कोर्ट और अलग अलग डिसीजन से रिगार्डिंग भी उसकी ड्यूटीज होती है। ड्यूटीज राइडिंग आउट ऑफ द प्रोफेशनल एटिक्विटीज, तो हाँ भाई प्रोफेशनल बॉडीज के अकॉर्डिंग भी उसकी ड्यूटीज होती है, तो हाँ सभी के सभी, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी राइट आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी मस्ट बी, इंटरनल ऑडिटर मस्ट बी मतलब इंटरनल ऑडिटर क्या होना चाहिए, ये बात मैंने पहले ही बताई कि इंटरनल ऑडिट जो है वो कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय कर सकता है, क्या कर सकता है, कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय इंटरनल ऑडिट कर सकता है। तो इंटरनल ऑडिट को इनमें से कुछ भी, कॉस्ट अकाउंटेंट होने की भी रिक्वायरमेंट नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की भी रिक्वायरमेंट नहीं, आईसीडब्ल्यूए के अकॉर्डिंग भी कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज हो तो भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, नो नीड, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे भैया आपको इंटरनल ऑडिट किसी को बताना नहीं है, आपको खुद को खाली एक डिटेल लेनी है आपकी कंपनी में ऑडिट करवाने के लिए, तो वो तो किसी भी बंदे से करवा दो, आपकी कंपनी में जो अकाउंटेंट है या फिर आपके दूसरे डिपार्टमेंट में जो अकाउंटेंट है उसको ले आओ, वो करवा दो, वो कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। इंटरनल ऑडिट का टॉपिक ध्यान रखना, तो राइट आंसर होगा आपका डी, क्वालिफिकेशन। ओके, नो नीड ऑफ क्वालिफिकेशन। Next question number 19, section 139(7) provide that the case of government company or any other government company, तो देखो आपको बता दो कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी हो, ओके, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी हो, कोई भी तरीके की कंपनी हो, तो इन कंपनीज में भी ये आपको सब पता है कि ये सारी की सारी कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होती है, सारी की सारी कंपनी के शेयर इश्यूज हुए होते हैं, लिमिटेड कंपनीज होती है, तो इन सब में भी ऑडिट होनी कंपलसरी अकॉर्डिंग टू द लॉ, की कोई भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी उसमें ऑडिट कंपलसरी है, कंपलसरी। तो अब यहाँ पे तो चलो आपने बोला कि सर आपने बताया प्राइवेट कंपनी जो है, जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनमें तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को, उनसे बात नहीं बनी तो एजीएम में शेयर होल्डर्स और उनसे भी बात नहीं बनी तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आएगी, तो यहाँ पे भी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, नहीं, यहाँ पे एक गवर्नमेंट में एक पद होता है, अगर आप लोग भी एमकॉम करने के बाद इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, यूपीएससी जीपीएससी क्लास 2 के अकॉर्डिंग आता है ऑडिटर जनरल की वैकेंसी, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। तो कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर को, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करता है इसमें, जिसको हमारे यहाँ पे जैसे एसटीआई की एग्जाम आप क्रैक करते हो तो उसके बाद प्रमोशन होने के बाद आपको यही पोस्ट मिल जाती है जब आप सेंट्रल में घुसते हो, और यूपीएससी की एग्जाम्स में भी बहुत सारी पोस्ट ऐसी मिल जाती है, किसी को इंटरेस्ट हो तो वो कर सकता है, ऑडिटर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कर सकता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिट इंक्लूड, अब भैया मेरी कंपनी है, अब इंटरनल ऑडिट करवा रहा हूँ मैं, क्या करवा रहा हूँ, इंटरनल ऑडिट करवा रहा हूँ। अब इंटरनल ऑडिट मैंने करवाया तो इंटरनल ऑडिट में मैंने बताया कि मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन या फिर डिटेल के लिए मैं इंटरनल ऑडिट कराऊंगा, और उसका कोई भी कानून के दायरे के अकॉर्डिंग कोई भी मतलब नहीं है। तो मैं क्या देखूंगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन को मैं प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकता हूँ कि नहीं, तो इंटरनल ऑडिट में मुझे पता चल जाएगा। परफेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम मेरे बिजनेस में चल रहा है कि नहीं, क्योंकि इंटरनल ऑडिट होगी और कोई भी एरर या फिर कोई भी मिसमेजरमेंट या फिर कोई भी तरीके का निग्लिजेंस देखने को मिलेगा तो वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, असेट्स प्रोटेक्शन, असेट का प्रोटेक्शन किस तरीके से, स्टॉक की वैल्यूएशन निकालो तो स्टॉक के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि असेट्स की वैल्यूएशन सही से की गई है कि नहीं, तो इसका राइट आंसर सभी की। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स, इंटरनल कंट्रोल किस चीज के ऊपर इंक्लूडेड है, तो इंटरनल कंट्रोल के लिए आपको यही बात पता होनी चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल किन किन चीजों से कर सकते हैं। तो आप एक इंटरनल ऑडिट करो, जैसे ऊपर अभी हमने बताया, ऊपर ही हमने देखा कि इंटरनल ऑडिट है, तो इंटरनल ऑडिट से आप ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली कंट्रोल कर सकते हो, या इंटरनल चेक सिस्टम करो आप तो उससे कर सकते हो, या फिर बोथ, दोनों जो ऑप्शन है दोनों से ही होता है इंटरनल कंट्रोल, आप दोनों से करवा सकते हो, इंटरनली कंट्रोल हो सकता है उससे, दोनों से। तो बोथ इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक दोनों चीजें, यानी राइट आंसर होगा आपका सी, ये आपका आंसर होगा। ओके, तो इंटरनल चेक एंड एक्सटर्नल चेक, इंटरनल चेक राइट है नीचे लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट राइट नहीं है, तो थोड़ा सा फोकस करना बंधुओं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में 22 वाला, ये मुझे क्या लग रहा है कि आईएमपी आपको पूछेंगे कि सेक्शन 140 के अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट 2013 किससे डील करता है, तो सेक्शन 140 के अकॉर्डिंग आप किसी भी ऑडिटर को रिमूवल दे सकते हो, भाई तू घर पे चला जा तेरा कोई काम नहीं, रिमूवल दे सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट उसके बाद में 23 में क्या बोला, ऑडिट डन बाय द एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस अंडरटेक इज कॉल्ड, अगर आपकी ऑडिट जो है वो किसी ऑडिट डन बाय द एम्प्लॉय, देखो अगर आपका एम्प्लॉय को ऑडिट करता है तो बिजनेस में अगर वो आपका एम्प्लॉय ऑडिट करेगा तो कौन सी ऑडिट होगी,
ये आपको अभी ऊपर के क्वेश्चन देख के पता चल ही गया होगा, इंटरनल ऑडिट होगी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ऑडिटर हैज नो लियन ऑन, ऑडिटर को किस चीज के ऊपर लियन होते नहीं है, किस चीज के ऊपर, तो बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ क्लाइंट। जैसे किसके लियन मतलब एक तरीके से राइट्स होते हैं जो ऑडिटर को मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद। तो जैसे अब मेरी XYZ कंपनी है, अब XYZ कंपनी है तो उसकी बुक्स को तो वो तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है, चेक कर सकता है सभी, लेकिन अगर XYZ कंपनी का कोई क्लाइंट है तो उसके ऊपर उसका कोई भी तरीके का राइट नहीं होता है कि वो भाई उनकी बुक्स जाके चेक करे, खाली क्लाइंट। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन 25, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर प्रिपेयर्ड बाय, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके थ्रू प्रिपेयर होता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के थ्रू प्रिपेयर होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका मेरा मन है कि मैं आपसे पूछूं कि आप जब फाइनल अकाउंट करते थे कॉमर्स के बचपन में, तो फाइनल अकाउंट करते टाइम जो आप लोग क्लोजिंग स्टॉक की लेस वैल्यू लेते थे, आपको याद होगा क्लोजिंग स्टॉक की आप लेस वैल्यू कंसिडर करते थे, तो लेस वैल्यू कंसिडर क्यों करते थे, ये मेरा क्वेश्चन है। अगर आपको पता चले तो आंसर दे देना, लेकिन हिंट दे देता हूं कि वो रिलेटेड विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही उसका रिलेशन है। तो आप पता कर सको तो कर लेना, नहीं पता करे तो मेरे मोबाइल नंबर मेंशन है, आपको अगर ऐसे जानने की बहुत ज्यादा मन में इच्छाएं हो रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन ये आपके तरीके से चलो बता ही देता हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, बताना नहीं, मन नहीं कर रहा, अगले वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको ज्यादा जानने की इच्छा हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर सर आपने बता तो दिया, लेकिन अगर हमको ये PDF ढंग से मिल जाती तो मजा आ जाता, मतलब ऐसा समझो कि हमारी प्रिपरेशन हो जाती। मेरा टेलीग्राम चैनल पे से ये PDF कलेक्ट कर सकते हो। ओके, आप वहां पे जाके सर्च करना आप पंकज पारिक, तो पंकज पारिक में मेरा यही ऐसा फेस दिखेगा, उसमें आपको एक PDF अवेल हो जाएगी। ओके, तो सी यू, आपको जो भी डिटेल चाहिए या कुछ भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट पड़े रिलेटेड विद द TY नोट्स, इकोनॉमिक्स के भी नोट्स अवेलेबल है तो उसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक दो भाई हमारे भी लाइक मिल जाए तो अच्छा है, ज्यादा तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।